साथियों सलाम। तुम्हारे बगैर मैं पूरे का पूरा तूफान होता हूँ, ज्वार भाटा और भूकंप होता हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे रोज मिलने आते हैं आइंस्टीन और लेनिन, मेरे साथ बहुत बातें करते हैं जिनमें तुम्हारा बिल्कुल ही जिक्र नहीं होता। मसलन, समय एक ऐसा परिंदा है जो गांव और तहसील के बीच उड़ता रहता है और कभी नहीं थकता। सितारे जुल्फों में गूंथे जाते या जुल्फें सितारों में, एक ही बात है। मसलन, आदमी का एक और नाम मेंशेविक है और आदमी की असलियत हर सांस के बीज को खोजना है। लेकिन हाय हाय, बीच का रास्ता कहीं नहीं होता। साथियों सलाम। पाश, अवतार सिंह संधू पाश की 70वीं जयंती के मौके पर आज हम कि बीच का रास्ता नहीं होता। साथियों, पाश हिंदी के भी उतने ही दुलारे और प्यारे कवि हैं। युवाओं के बीच में खास करके, जिसको हम कह सकते हैं कि जो एक आकर्षण होता है कविता से, वो पाश जैसी कवियों के बदौलत ही होता है, उनके भीतर वो पैदा होता है। मैं इस तरह से शुरू करूंगा कि जो नए साथी हैं, जो आज की पीढ़ी के साथी हैं, वो शायद पास को उतना नहीं जानते हैं या उस तरह से नहीं जान पाए हैं अभी तक। तो उनके लिए, बाकी जो हमारे साथी हैं जो बिल्कुल पढ़ते लिखते हैं और वरिष्ठ साथी हैं, वे तो जानते ही हैं। नए साथियों के लिए मैं बता दूं कि पाश का जन्म 9 सितंबर 1950 को तलवंडी सलेम नाम का जो गांव है जालंधर में, वहां हुआ था। पूरा नाम उनका अवतार सिंह संधू था और पाश के नाम से वो कविताएं लिखा करते थे। 8वें और 9वें दशक में वे पंजाबी के सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे। पहली कविता जो उन्होंने लिखी थी 1967 में छपी थी। 15 साल की आयु थी उस वक्त उनकी। उन्होंने हायर सेकेंडरी की जो शिक्षा हासिल की वो प्राइवेट रूप के बाद उन्होंने प्राइवेट से बीए किया, स्नातक किया, गांव में स्कूल खोला। बाद में उन्होंने सियाड़, हेम ज्योति और हस्तलिखित पत्रिका हाक का संपादन भी किया। 1985 में अमेरिका चले गए और वहाँ NT 47 1986 से 88 के बीच का वो दौर था, वो वहाँ पर संपादन किया उन्होंने। और हम सभी जानते हैं कि वो वक्त ऐसा था, वो दौर ऐसा था पंजाब में, जब खालिस्तानी जो उग्रवाद था वो अपने चरम पर था और पाश उनके निशाने पे थे, क्योंकि वे NT 47 नाम का जो आंदोलन वो चला रहे थे अमेरिका में, जो वो काम कर रहे थे। और उस प्रचार अभियान में जाहिर तौर पर खालिस्तानी जो धर्म के आधार पर अलग पंजाब या अलग देश की जो मांग थी, उसके खिलाफ उन्होंने ये अभियान चला रखा था। साथियों, पास ने 1978 में उनकी शादी हुई थी और 1980 में उनकी बेटी विंकल का जन्म हुआ था। विंकल से इस बीच ये भी बात मैं बताता चलूं कि हाल ही में विंकल ने द ट्रिब्यून में अपने पिता को याद करते हुए पाश माय फादर नाम से एक आर्टिकल लिखा था, एक आलेख। और जब चमनलाल सर से मेरी बात हो रही तो मैंने कहा कि क्या हिंदी भाषी पाठकों के लिए भी इसे हम छाप सकते हैं या इसका अनुवाद हम कर सकते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक हिंदी के भी पाठकों के बीच तक जाए। तो बहुत खुशी से चमनलाल सर ने हमें ये अनुमति दी थी। और फिर हमने बहुत से कुछ हिंदी के बड़े अखबारों से संपर्क किया इधर कि ये अनुवाद है, आप छापिए 9 सितंबर को। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे अखबारों ने, जो बड़े नाम के अखबार है, उन्होंने इसे छापने से इनकार किया और कई सारे बहाने बताए। लेकिन हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि देशबंधु में आज वो छपी है। ललित सुजन जी ने आज शेयर किया उसको। साथियों, पाश के साथ एक जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत संयोग है, पाश और भगत सिंह। और पाश भगत सिंह दोनों पंजाब की जमीन से आते हैं। दोनों सितंबर के ही महीने में उनका जन्म हुआ। हम जानते हैं कि 9 सितंबर आज है और 23 सितंबर को भगत सिंह। और आज ही के दिन जो है 23 मार्च को जो है दोनों की शहादत हुई। तो करीबन 57 साल बाद 23 मार्च भगत सिंह की जो शहादत थी, उसके 57 साल बाद ठीक 23 मार्च को ही जो खालिस्तानी चरमपंथी थे, उन्होंने पाश की हत्या कर दी। तो ये केवल विचारों का संयोग नहीं था और केवल ये नहीं था कि इनके बीच में 57 सालों का फर्क है, बल्कि पाश और भगत सिंह के बीच में जो राजनीति
और जो संस्कृति की जो समझ थी, जो लड़ने का जज्बा था, जो आम इंसान के लिए बिल्कुल जो सरमाएदारी व्यवस्था है उसके खिलाफ वो जो लड़ाई थी, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको हम समाजवादी लड़ाई कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बराबरी की जो लड़ाई थी, और जो तानाशाही के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, और तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं जिस पूंजीवादी व्यवस्था ने और साम्राज्यवादी व्यवस्था ने इंसानों के ऊपर थोपी है, उसके खिलाफ, तो वो लड़ाई, वो संस्कृति जो जिसको हम कह सकते हैं कि जमीन की संस्कृति होती है, वो उस तरह से उनका भी जुड़ाव रहा, और वो दोनों ही लगभग लगभग समान बातें ही उन्होंने कही। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत और बहुत रेखांकित करने वाला उल्लेखनीय जो है संयोग पाश और भगत सिंह के बीच में है। और हम पाश और भगत सिंह को अलग करते हुए कभी याद भी नहीं करते। 23 मार्च आता है तो हम अक्सर पाश और भगत सिंह की जयंती साथ ही मनाते हैं, शहादत दिवस साथ ही मनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के जो क्रांतिकारी कवियों में से एक हैं पाश, जो कि सत्ता की आंखों में बेलाग अपनी बातें आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, और आज भी सत्ता उनसे डरती है। अभी हाल ही में 2017 की बात है, जब एनसीईआरटी की किताब में पंथी विद्वान माने जाते हैं, तो उन्होंने पाश की कविता, जो मशहूर कविता है उनकी, सबसे खतरनाक होता है, उसको निकालने की कवायद शुरू की, और ये कहा कि ये जो है वो युवा दिमागों को मैला कर देगी, गंदा कर देगी। हम समझते हैं कि युवा दिमागों को कौन सी कविता और कौन सी बातें खूबसूरत जीवन के लिए तरफ मोड़ती है, गंदा नहीं करती। साथियों, आज हमारे साथ इस बातचीत में महत्वपूर्ण साथी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। आप सभी जानते हैं कि इस खास बातचीत के लिए पाश पर हमने जमालाल सर से आग्रह किया था और उन्होंने स्वीकृति दी। और इसके अलावा हमारे साथ परलेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत तिवारी जी हैं। विनीत तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिस तरह से चमनलाल सर भी मोहताज नहीं है। विनीत तिवारी जो है वो परलेस के राष्ट्रीय सचिव है, इप्टा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। इसके अलावा लगातार वो राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्रखर रूप से बोलते रहे हैं। बहुत बढ़िया कवि हैं, हालांकि बहुत संकोची हैं और अपनी कविताएं जाहिर नहीं करते। लेकिन साथियों, हम आज एक बार फिर विनीत भैया को सुनेंगे पाश पर। और फिर जैसे मैंने कहा कि हमारे बीच आज प्रोफेसर चमनलाल सर हैं। चमनलाल सर जिनका जो है पाश के साहित्य और जीवन पर बहुत गहरा अध्ययन रहा है। जितना भगत सिंह के साहित्य और जीवन और पर उनका है काम है, उनके लिए जो दस्तावेजी काम उन्होंने किए हैं वो बेजोड़ हैं। वे जो है हिंदी अनुवाद जो विभाग है जवाहरलाल नेहरू के, वहाँ उस विभाग से वे सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं। वर्तमान में वे भगत सिंह आर्काइव एंड रिसोर्स सेंटर दिल्ली में मानद सलाहकार हैं, और साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भाषा संकाय में संकाध्यक्ष भी हैं। तो प्रोफेसर चमनलाल की जो पाश पे किताबें साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पाश बीच का रास्ता नहीं होता, समय ओ समय, समय ओ भाई समय, वर्तमान के रूबरू, संपूर्ण कविताएं पाश की उन्होंने संपादित की। इसके अलावा स्ट्रोम नेवर नो डिफिट, लहू है कि फिर भी गाता है, पाश च्या निवेदक कविता जो मराठी उन्होंने ट्रांसलेशन किया है अनुपमा उसगारे के साथ में। तो साथियों, इसके अलावा हम चाहते हैं, क्योंकि पाश को चूंकि वो कवि हैं और पाश को बिना गाए, बिना उनको सांगीतिक तरीके से सुने हुए हम ये जो आयोजन है उसको हम पूरा नहीं मानते। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हम उनकी कविताओं का ये जो उनकी कविताएं हैं, और खास करके जो उनकी जो मशहूर कविताएं हम लड़ेंगे साथी, उसको हम सुनना भी चाहेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज हमारे बीच में इप्टा इंदौर के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि, गायक, संगीतकार और कंपोजर साथी राजेंद्र नागले जी भी हैं, जो कि हम लड़ेंगे साथी की सांगीतिक प्रस्तुति करेंगे। और इनको जो राज नाम से जाने जाते हैं, उनके प्रिय साथी लोग उनको राज नाम से जानते हैं। वे बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार और गायक हैं। गजलों में उनकी विशेष रुचि, आप उनके फेसबुक पेज पर काफी सारी गजलें आप देख सकते हैं, इन्होंने पोस्ट की है। तो मैं सबसे पहले भाई राजेंद्र जी से ही आग्रह करूंगा कि वे पाश पर अपनी कविता से जो है उसकी प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद सर, सभी को मेरा सलाम। और आज पाश के जन्मदिन पर मैं उनकी एक बहुत जो मशहूर और मकबूल कविता है
हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए। तो इस कविता को मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी इप्टा के साथियों को मैं पाश के जन्मदिन की बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ पंकज भाई का, विनीत भाई का, जो यहाँ पर मुझे इस गाने के लिए मौका दिया। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर, यह काम हमारा नहीं बनता है, प्रश्न ना चुका है, प्रश्न के कांधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे अपनी सजा भूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। तो साथियों, ये पाश की कविता हम लड़ेंगे साथी, जिसका कुछ अंश जो गेय हो सकता था, मैंने थोड़ी कोशिश की उसकी धुन बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा राजन। बहुत शुक्रिया भाई राजन जी, हम लड़ेंगे साथी की बहुत खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। और साथियों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर चमन लाल तक आप आएंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो युवा साथी इस बीच जुड़े हैं हमारे बीच में, हम आज पाश पर बात करें। 16-17 साल पहले मैंने पहली बार पढ़ी थी पाश की कविता, और सबसे खतरनाक होता है वो एक छोटा सा संग्रह था। और उसके साथ ही मैं पाश, जिसको बहुत हम साधारण भाषा में कहते हैं फैन हो जाना, तो पाश मुझे बेहद पसंद आ गए थे उसी वक्त से ही। और
जाहिर तौर पर अपने समकालीन कवियों को भी, जो मैं कहता हूँ कि वो आगाह भी क्या करते थे कि कविता किस तरह से लिखनी चाहिए, चाहे वो अमृता प्रीतम हो और दूसरे भी जो उनके साथी थे, समाज की तरफ देखने के लिए बात कहते थे। साथियों, पे बहुत समय ना लेते हुए अब मैं सीधे प्रोफेसर चमन लाल जी से आग्रह करूंगा कि वे पाश और उनके काम पर, उनके जीवन पर आज जो ये विशेष आयोजन है उस पर अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर चमन लाल सर।